ड्रोन, मिसाइल, धमकियां और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ता तनाव, स्थिति गंभीर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। देखिए, युद्ध की आग धीरे धीरे फैल रही है और इस एवज में अगर हम बात करें बाजारों की, सिर्फ भारत की नहीं बल्कि वैश्विक बाजार की, तो भूचाल लगातार बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। ये मान लीजिए 17 जून को जो एमओयू साइन हुआ था वो लगभग खत्म हो चुका है, रद्द हो चुका है। दोनों पक्ष सैन्य दावे कर रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर टिकी हुई है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया, साथ ही चेतावनी भी दे दी कि अगर सैन्य दबाव जारी रहा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सामान्य आवाजाही वहां से प्रभावित हो सकती है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। दूसरी ओर अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के 170 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल ठिकाने, ड्रोन सुविधाएं और सैन्य संसाधन शामिल बताए जा रहे हैं। दोनों देशों के दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी अलग अलग स्तर पर जारी है, लेकिन इस बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। जैसे एक बार फिर दोबारा युद्ध शुरू हुआ और वैसे ही तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। समुद्री व्यापार पर चिंता है और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बढ़ती आशंकाएं दुनिया के सामने नए सवाल खड़े कर रही है। तो अब क्या तेल पर संग्राम होगा? दुनिया पर आर्थिक वार जैसी स्थिति बन रही है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये शक्ति प्रदर्शन है या फिर किसी बड़े युद्ध की प्रस्तावना? क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या फिर मिसाइलों की ये भाषा पूरे क्षेत्र को लंबे समय तक संघर्ष के रूप में जो है उस दलदल में धकेल देगी जहां से पार पाना मुश्किल हो जाएगा। हॉर्मुज पर तनाव है, कारोबार पर वार है, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन गरज रहे हैं, बाजार डगमगा रहा है कि कहीं ये तेल व्यापार और युद्ध का त्रिकोण साबित तो नहीं हो रहा, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। और आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि वैश्विक बाजार पर ये जो अड़चन आई है, ये जो चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे आखिर दुनिया कैसे पार पाएगी। क्योंकि जाहिर बात है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही प्रभावित हुई तो कई देश हैं जहां पर जिनके तेल वहां से गुजरते हैं, जिनमें भारत भी जो है शामिल है, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हाँ, भारत ने ऑल्टरनेट जरूर ढूंढ लिया है, लेकिन क्योंकि अगर चीज़ों को सस्ता रखना है, क्योंकि दूरी कम पड़ती है यहाँ से भारत के लिए, और जब दूरी कम होती है तो जाहिर बात है कि पैसा कम लगता है और इससे दामों पे असर कम पड़ता है। लेकिन अगर लंबी दूरी से तेल को मंगवाया जाएगा तो लंबी दूरी के लिए खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा और इसका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। वैश्विक बाजार ऐसे अस्थिर बने रहेंगे या इसके रुकने के कोई चांसेस है? क्या रुक सकता है? क्या ये भी देखना होगा। और ऐसे में जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना हुआ है, इसको लेकर अब आगे क्या करेगा अमेरिका और ईरान, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनाव ग्रसित है। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से जो है बम्बार्टमेंट किया जा रहा है। लेकिन ईरान ने एक बात साफ कर दी है कि जितनी तेज़ी से आप हमला करेंगे उससे 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से और शक्ति के साथ हम प्रहार करेंगे। लेकिन इधर देखिए अमेरिका के एक किसी बीच बयान सामने आया है। अब ईरान पर बम्बार्टमेंट हुआ है और अमेरिका कह रहा है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। अब इसका सीधा सीधा जो शक है, जो अंदेशा है, जो आशंका है, वो इजराइल पर जा रहा है। लेकिन क्या इजराइल ने ये हमले किए हैं? अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। लेकिन आज हम चर्चा में इस बात का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। तेल के दामों में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इसका सीधा सीधा असर जो है वो अन्य देशों पर भी पड़ेगा। और अमेरिका ने बुशहर पर देखिए पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन तेल के दामों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है देखिए, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि 80 बेंट तक पहुंच गया था ये क्रूड ऑयल का जो बैरल है रेट, वो अभी 76 पर आकर अटका हुआ है। 24 घंटे में 5 बड़े अपडेट हैं। अमेरिका ने बुशहर परमाणु साइट पर हमला किया है, लेकिन एग्जैक्ट उस जगह पर नहीं पहुंचा है। देखिए, ईरान ने 3 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने ईरान के चीन रूस रेलवे पुल पर भी हमला किया है। और इसके अलावा 2 और अपडेट्स है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही जो है वो ठप है। और 5वां अपडेट, ईरान ने एक रात में 1 करोड़ बैरल तेल निर्यात किया है।
और चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं और साथ ही अरविंद तेजावत सर जुड़ गए हैं। माथुर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिनों बाद आपको चर्चा में पाया है। साथ ही हमारे साथ तेजावत सर जुड़ गए हैं और उनके अनुभव से समझेंगे कि वैश्विक बाजार पर क्या असर आज पड़ने वाला है। सबसे पहले तेजावत सर, आप ही से शुरुआत होगी कि अब वैश्विक तेल बाजार पर असर पड़ेगा। उतार चढ़ाव एक बार फिर देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आवाजाही बंद है। जाहिर बात है, असर जो पहले देखने को मिला था एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन अब ये जो युद्ध की शुरुआत हुई है, अब ये थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि बातचीत तो पूरी तरीके से ठप है। ये कितना लंबा चल सकता है और इसका सीधा सीधा असर जितने भी देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे उन पर कितने बुरी तरीके से पड़ने वाला है? बिल्कुल, बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, पर हमें तेल बाजार से ज्यादा हमारे लिए चिंता का विषय दरअसल जो एलपीजी गैस है, क्योंकि इसकी जो डिपेंडेबिलिटी है वो हॉर्मुज स्ट्रेट पे हमारी 90% है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है। दूसरी बात यह कि हमारे किचन में ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोव्स नहीं है, हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो है वो दरअसल एलपीजी गैस से चलने वाले स्टोव है। तो वहां पे असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत को पहले एलपीजी सस्ता पड़ता था और जो इलेक्ट्रिसिटी की क्योंकि किल्लत थी, तो हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो डिवाइस हैं वो भी वैसे ही हैं। तो बहुत इसके परिणाम नजर आएंगे, पर अचानक से नहीं होगा, ये सब कुछ धीरे धीरे होगा। और जैसा कि हमने अक्सर बात की है कि यूनाइटेड स्टेट बहुत जल्दी इसे खाली करने वाला है नहीं, तो भारत को कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा। जी ठीक है। माथुर सर, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं और आयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे के बाद से स्थिति गंभीर हो गई है। इधर हमले हुए हैं लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ये हमले हमने नहीं किए हैं। इधर शक सीधा इजराइल पर जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से समझाइएगा। सुचित्रा, जय हिंद। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक है कि हमले किसने किए हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद क्लेम किया है कि हमने पहले दिन 8 तारीख को 80 हमले किए, 9 तारीख को 90 हमले किए, 10 को उन्होंने कुछ नहीं किया। ये डोनाल्ड ट्रंप की एक स्ट्रेटजी है और वो स्ट्रेटजी यही है कि आप उनके ऊपर हमले करके दबाव बनाएं और फिर बातचीत का शगुफा छोड़ दें। आप देखिए, उन्होंने उसके तुरंत बाद एक और स्टेटमेंट दिया है कि तकनीकी स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। उसका अर्थ क्या है? तो ये एक दबाव बनाने का तरीका है। और वो एक्चुअली हुआ क्या था, देखिए सुचित्रा, इन्होंने क्या किया था कि जिस प्रकार का जो रिस्पॉन्स खामनेई के अंतिम यात्रा को मिला, उससे ट्रंप बौखलाए हुए थे और वो चाह रहे थे कि कोई मैसेज डिलीवर किया जाए और वो मैसेज डिलीवर करने का कोई उनको बहाना मिले। और वो बहाना ईरान ने, जो उनकी जिहादी मानसिकता है, उनके कुछ लीडरों की और आईआरजीसी की खास करके, उन्होंने उन 3 जहाजों पर हमला करके वो उनको एक प्लेटर में उठा करके डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार उनके ऊपर 2 दिन भीषण हमले किए। और वो बहुत, इस बार जो हमले थे उनमें, देखिए आपको मैं बताता हूं, जब पहले पूरी तरह युद्ध चल रहा था तो लगभग 100 हमले, 100-125 हमले 24 घंटे में होते थे। इस बार 5 घंटे में उन्होंने 100 हमले के 100 के आसपास हमले किए। बहुत भीषणता के साथ हमले हुए हैं और ये इन्होंने एक पैटर्न के साथ हमले किए हैं। हर उस जगह को टारगेट करने का प्रयास किया है जिससे। माथुर सर, क्या डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए इस वजह से हो रहा है क्या? क्योंकि नाटो देशों के समिट में जब वो शामिल हुए तब उन्होंने रास्ते में अपना जहाज बदल दिया, खिड़की तक अपने जहाज की बंद करवा दी। उसके बाद हमलों को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया कि हमने वहां पर सुप्रीम लीडर को मार दिया, और भी नए लीडर आए उनको भी मार दिया। और एक सीधे तौर पर चेतावनी मुस्तफा खामनेई को थी कि हो सकता है आगे हमलों में हम उनको भी मार दें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये मैं इसको यूं इस तरीके से कहूंगा कि वो ये नहीं कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो एक इस प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको नवंबर नजर आ रहा है। नवंबर में वहां पर इलेक्शंस हैं और पहले भी आपने देखा है इलेक्शंस के आसपास उनके ऊपर कुछ हमले हुए, कुछ हुआ, ये चीजें आपको। तो मुझे लगता है कि एक सिंपैथी वेव, क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग आज की तारीख में काफी लो है, तो एक वो भी हो सकता है। दूसरा, ये बात बिल्कुल निश्चित है, जिस प्रकार के पोस्टर्स लगे हुए थे, जिस प्रकार से वहां से आवाजें आई हैं कि हम ट्रंप को खत्म कर देंगे, नेतन्याहू को खत्म कर देंगे, तो ये तो नेचुरल है कि उनको पता है ये होने वाला है। मतलब ये थ्रेट बनी हुई है, ये उनको मालूम है ये। लेकिन मैं ये कहूंगा कि डरे हुए नहीं है, उनको इस बात का उनको पता है कि ये हो इसकी संभावना है।
लेकिन आप देखिए अमेरिका की जो सिक्योरिटी है और जो इनकी सीक्रेट एजेंसीज हैं वो बहुत ज्यादा काम काबिल और करती हैं, कामयाब हैं। बिल्कुल। तो इसको ये एक चीज और मैं जी। बताऊंगा आपको कि अमेरिका का बिल्कुल क्लियर कट अभी सिस्टम बात हो गई है कि वो पूरी तरह से दबाव बनाना चाहते हैं एक बातचीत शुरू होने से पहले। दूसरा, ईरान ने एक मैसेज देने की कोशिश करी। मैसेज क्या था? उनके F-5 फाइटर्स जो थे वो खामनेई की अंतिम यात्रा में मशहब बशब के ऊपर उन्होंने उड़ान भरी। उन्होंने ये मैसेज देने का प्रयास किया था कि हमारी एयरफोर्स है, इंटैक्ट है और हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको अंतर पता होना चाहिए, F-5 फाइटर में और F-35 फाइटर में उतना ही अंतर है उतना जितना ही। 5 और 35 में है। ठीक है, तो ये ठीक है। बहुत ज्यादा पुराने किस्म के हाँ, जहाज हाँ, हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि अमेरिका जो टेक्निकली और हर प्रकार से मिलिटरीली बहुत ज्यादा सुपीरियर है ठीक और है। ईरान को ये बात समझनी होगी। ठीक है, आगे समझेंगे सर कि अगर यही स्थिति है और ईरान ये बात बहुत अच्छे से जानता है तो फिर बार बार भिड़ने को तैयार क्यों है और आखिर किस दम पर ये जो हिम्मत है उसको मिल रही है। तेजावत सर, आपके पास आएंगे। आज मैंने बयान सुना, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इसमें शामिल नहीं है। तो अब एक तरफ से नाटो देशों का समर्थन भी मिल रहा है, दूसरी तरफ यूरोपियन देशों की अगर हम बात करें तो उसमें इटली ने साफ तौर पर खुद का जो है किनारा कर दिया है। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप का आगे क्या रोल रहेगा और इन दोनों देशों के रिश्ते के बीच में क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल साफ है, क्योंकि आगे की आने वाली जो रणनीति है वो दिखाई दे रही है। और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते जो हैं वो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत बेहतरीन बन रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने खासकर भारत को यूरेनियम देने संबंधी जो एक करार किया है वो भी इस दिशा में एक तरीके से संकेत है। जापान के जो प्रधानमंत्री है वे आई थी यहाँ पर, और भारत दरअसल जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, खासकर इंडोनेशिया वगैरह, उससे अच्छे संबंध बना रहा है। तो ये सारे के सारे जो भारत के संबंध है वो यूरोप ये यूनाइटेड स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें धमकी भी दी है, खासकर ग्रीनलैंड वाले मसले को। बिल्कुल। तो बहुत तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। यहाँ पे भारत के लिए सबसे अच्छा समय है खासकर चीन के साथ बार्गेनिंग का, क्योंकि जो चीन का जो कॉरिडोर था जो तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरान तक जाता था, अमेरिका ने उसको भी चैलेंज किया है और वहां पे बम्बार्डमेंट की है। अगर भारत इस समय चीन के पास जाता है तो वह अपनी शर्तों पे बहुत सारी चीजों का समाधान भी करवा सकता है। सीमा विवाद को लेकर भी वह काफी डोमिनेटिंग पोजीशन में रहेगा। और खासकर आज मॉर्निंग में ही पुतिन साहब का बयान है भारत को लेकर कि भारत बहुत मजबूत देश है और भारत और रूस व्यापार भी बढ़ाने पे सोच रहे हैं। तो एक हमें नए सिरे से हमारे संबंधों को परिभाषित करना पड़ेगा। और जो यूरोपियन यूनियन के बारे में कहा है, इसमें एक ढुलमुल जो रवैया है वो केवल यूके का है। बाकी सारे की जो यूरोपियन यूनियन के बाकी सारे देश हैं वो एकदम कमिटेड है, खासकर फॉरेन पॉलिसी के मामले में उनमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो अब पूरा माहौल है वहां पर अमेरिका चाहता तो है कि हर देश उसको सपोर्ट करे, लेकिन सब खुलकर सामने नहीं आ रहे और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ऐसा किनारा कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को अब अकेला समझ रहे हैं। माथुर सर, क्योंकि हम हथियारों की बात कर रहे थे, आपने बताया कि उतना ही अंतर है जितना 5 और 35 में होता है, लेकिन फिर आखिर ईरान क्या रशिया और चाइना के दम पर इतना उछल रहा है कि पता है कि अगर युद्ध और ज्यादा भीषण होगा तो इनके तरफ से मुझे सपोर्ट मिलेगा, जैसे रशिया का सपोर्ट परमाणु हथियार बनाने में मिल रहा था? सुचित्रा, देखिए, रूस और चीन का सपोर्ट सिर्फ कुछ मटेरियल मदद और जबानी जुमा खर्च, यही मदद आएगी, मैं आपको बता सकता हूं। रूस के खुद के हाथ पूरी तरह से भरे हुए हैं यूक्रेन में, और रूस डायरेक्ट फिजिकली कोई इन्वॉल्वमेंट, रशिया के पास ट्रुप्स ही नहीं है। आप मुझे बताएं, उनके पास अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लोग नहीं है। वो नॉर्थ कोरिया से तो लड़ा के उधार मांग रहे हैं। उनके पास तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है, और होगा भी नहीं। चीन एक ऐसा देश है जिसकी वॉर फाइटिंग फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है, और चीन की वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग इट। जो देश अपने खुद के लिए लड़ने को तैयार नहीं है, वो आपके साथ आपके लिए लड़ने को, तो मेरा ये मानना है कि फिजिकली न चीन का साथ मिलेगा इनको, ना रूस का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और हर जगह पर साइकोलॉजिकली हर प्रकार से वो साथ देंगे और कुछ सामान मुहैया वो कराते रहेंगे। जैसा कि अभी अरविंद जी ने बताने का प्रयास किया कि जो सिंकियांग से तेहरान की जो रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन के ऊपर क्यों हमला किया गया, ये भी एक सांकेतिक हमला था। कि उन्होंने बताया कि इसी रेलवे लाइन की बदौलत वो लोग, क्योंकि देखिए जब पूरा ब्लॉकेड लगा दिया था तो ईरान का सर्वाइवल यही रेलवे लाइन से
से हुआ था बिल्कुल। 2025 से, तो ये मेरा मानना है कि डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और इस वजह से आप देखेंगे चीन और अब ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो जो समझता है वो है लीवरेज, जो ईरान का है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और उसको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके वो पूरी दुनिया के ऊर्जा के परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, और उसके वजह से वो विश्व के मार्केट्स को पे प्रभाव डाल सकता है, और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं उसको अपना स्थान बनता हुआ नजर आएगा। ये उसकी ताकत है, और इसीलिए उसने जैसे ही उन्होंने कोई ऑल्टरनेट रूट ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स से शिप्स निकालने शुरू किए, तो उन शिप्स को, चाहे वो कतरी शिप्स हो, यूएई का शिप हो, या सऊदी अरब का शिप हो, ये देखिए ये वो देश हैं जो उसके साथ थे। यूएई छोड़ दीजिए, कतर और सऊदी अरब तो उसके साथ हैं। सऊदी अरब का डेलीगेशन अंतिम यात्रा में पहुंचा, जबकि इनवाइटेड नहीं था, तब भी पहुंचा है। एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि वो रिप्रोचमेंट चाहते हैं ईरान के साथ, तो बावजूद उसके उन देशों के जहाजों को उन्होंने किया, क्योंकि उनको ये डर लगा, आईआरजीसी को ये खतरा महसूस हुआ कि अगर ये अल्टरनेटिव रूट चालू हो गया तो उनका जो एकमात्र लीवरेज है, वो लीवरेज कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दम पे तो ये पूरी बात चल रही है, पूरी बहस चल रही है। बिल्कुल, और अगर वही रास्ता कोई ऑल्टरनेट निकाल लिया जाए तो फिर हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं बातचीत करने के लिए। तेजावत सर, क्योंकि भारत के लिए भी स्थिति चिंताजनक है, एलपीजी का जैसे आप बता रहे थे कि निर्भरता सबसे ज्यादा है, ऐसे में ईरान और भारत की दोस्ती बहुत अच्छी है। क्या लगता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इसका असर पड़ रहा है, जैसे कि दिख भी रहा है तस्वीरों में, तो ऐसे में क्या भारत को भी चिंता करनी पड़ेगी, या ईरान और भारत की दोस्ती के कारण भारत के लिए चिंता का विषय थोड़ा कम है? नहीं, ईरान से दोस्ती का कुछ फायदा नहीं होगा जब तक कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो यूएस सेंट्रिक है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ डिकेड से, 3-4 डिकेड से हम लगातार यूनाइटेड स्टेट पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट होते गए कि अगर यूनाइटेड स्टेट से संबंध अच्छे होते हैं तो हमारा सब कुछ ठीक होता है, उनसे संबंध बिगड़ते ही सब होना चाहता है। तो ईरान से भारत कुछ लेगा इसकी उम्मीद भी कि जो भारत जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है या जिस तरीके से नीतियों का निर्माण कर रहा है, उससे लगता नहीं कि भारत ईरान से कुछ भी लेना चाहेगा। पर अगर वो हॉर्मुज स्ट्रेट ठीक हो जाता है तो भारत को कुछ मदद मिल सकती है, और उसका भारत ने ऑल्टरनेटिव ये ढूंढा है कि खासकर यूएई का जो हिस्सा है जो हॉर्मुज से नहीं लगता है, वहां से भारत अपने जो एलपीजी है उसकी सप्लाई को ठीक कर सकता है, पर उसमें अभी टाइम लगेगा। तो कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। तो तेजावत सर, एक सवाल इसमें जोड़ देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 3 देशों के दौरे से आए हैं, खास करके इंडोनेशिया के जो दौरा था उसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस दौरे से भारत को क्या जो है फायदा हो रहा है, और क्यों जो विपक्षी हैं अपने देश के भी और बाहर के लोग भी जो ऐसे हैं जो भारत में हमेशा टूट फूट देखना चाहते हैं, वो इंडोनेशिया के साथ रिश्ते जितने बेहतर हो रहे हैं उतने ज्यादा वो परेशान हो रहे हैं? आखिर इसका कारण क्या? ये वाकई बहुत ही खुशी की बात है। कारण यह है कि अगर हम इंडिया की खासकर वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट पॉलिसी को जितना क्रिटिसाइज करें, उस पे चैलेंजेस हैं, पर वही अगर हम भारत की खासकर लो ईस्ट पॉलिसी का जब एक्सटेंशन देखते हैं, खासकर इंडोनेशिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया को, तो वाकई बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे भारत का विदेश मंत्रालय सफल होता हुआ नजर आता है। क्योंकि चीन जो भारत को दक्षिण एशिया में घेरने की कोशिश कर रहा है, उसमें चीन को एक कीमत देनी पड़ती है, उन सारे देशों की मदद करके अपना जो युआन है वो फेंकना पड़ता है, और बदले में बहुत कुछ देने के बाद फिर वो उनके लिए वफादार होते हैं। भारत भी पैरेलली ये कर रहा है, तो चीन के लिए काफी साउथ एशिया में चैलेंजिंग सिचुएशन है, बावजूद इसके कि वो भारत के लिए चैलेंज खड़ा कर रहा है। पर भारत के इन देशों से जो संबंध है, खासकर चाहे वो इंडोनेशिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो बराबरी वाले संबंध है। भारत को इसमें कुछ खोना नहीं है, इसमें लेन देन है। वो देश भारत की मदद कर रहे हैं बहुत सारे मामलों में, और बदले में भारत भी उनको मदद कर रहा है, और दोनों की दोस्तियां अच्छी बन रही है। और यही कारण है कि अभी आप जो ग्लोबल टाइम्स के जो कॉलम्स वगैरह वो देखेंगे, वो भारत और जापान के खिलाफ लिखे जा रहे हैं, जो आज से कम 3 महीने पहले जो सबसे बड़ा दुश्मन उनको यूनाइटेड स्टेट नजर आता था, आज की तारीख में वो जापान नजर आता है, और उसके बाद में वो भारत का दबी जबान में उल्लेख करते हैं। क्योंकि भारत से अभी चीन को उम्मीद है कि शायद क्या पता कभी वो अपना पाला बदल ले अमेरिका से परेशान होके, इसलिए वो इतना तीखा होना नहीं चाहता है। बाकी ये वाकई मुझे लगता है कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बारूद और धुआं दिख रहा है। क्या अब स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पिछले जो हमने 40 दिनों में युद्ध देखा था, अब ये जो युद्ध शुरू हुआ है ये भीषण स्वरूप हो जाएगा, भीषण रूप लेगा, या फिर बातचीत का ये जो रास्ता खुला है उसकी वजह से शांति देखने को मिल सकती है? आपका अनुभव क्या बताता है?
सुचित्रा, देखिए ये जो बातचीत का एमओयू था, जिसको हम एक बेसिस, जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन या पता नहीं क्या क्या, वो मुनीर और उसके जो अगर आजू बाजू वाले लोग हैं वो बोल रहे थे, वो बेसिकली फ्लॉड था। वो फ्लॉड क्यों था? देखिए, जो कोर इश्यूज हैं, वो कोर इश्यूज इस मसौदे में शामिल नहीं थे। कोर इशू हॉर्मुज का है, कोर इशू न्यूक्लियर का है, कोर इशू मिसाइल ड्रोन फोर्स का है, कोर इशू रिजीम का है, और कोर इशू प्रॉक्सीज का है। इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं एक कोने में रख करके या हाशिए पे रख करके इन्होंने एक 14 सूत्रीय मेमोरेंडम बनाया। हालांकि उसमें हॉर्मुज का उल्लेख था, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करा जाएगा हॉर्मुज में और किसको सही माना जाएगा, किसको गलत माना जाएगा। देखिए, जो JCPOA था, जो समझौता पहले ओबामा के समय में हुआ था, वो 150 पन्ने का समझौता था। और अब जो समझौता हुआ है, और उसमें एक ही मुद्दा था इशू मेनली, और अब जो समझौता या जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ 2 पेज का है और उसमें 14 बिंदु हैं। तो कोई क्लैरिटी कहीं भी नहीं थी। बातचीत के दौरान कोई क्लैरिटी नहीं थी, डायरेक्ट बातचीत होने में। तो जब ऐसी परिस्थिति थी, तो ये निश्चित था, ये लगातार 17 जून के बाद से लगातार इस बात को मैं कहता रहा हूं कि ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये, मुझे लगता है कि जो बिचौलिए थे, उन्होंने कुछ सब्ज बाग अमेरिका को दिखाए, कुछ सब्ज बाग ईरान को दिखाए, जो उसके इंटरप्रिटेशंस हैं बिंदुओं के, वो अलग अलग उनको समझाए, और फिर आनन फानन में इसको दस्तखत करवा लिए गए। अमेरिका की जल्दबाजी ये थी कि G7 की मीटिंग होने वाली थी, वो अपने आप को कुछ चीज के साथ तैयार करके वहां जाना चाहते थे। और इसी प्रकार से ईरान को भी लग रहा था कि वो किसी तरीके से जो उनका नुकसान लगातार होता चला जा रहा है उसको रोक सके, क्योंकि ब्लॉकेड जो था वो ईरान को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। क्योंकि जितना हश्र ईरान का आर्थिक रूप से खराब हुआ है इस ब्लॉकेड की वजह से, वो शायद किसी और के ऊपर इतना असर नहीं पड़ा। लेकिन माथुर सर, ईरान के पास इतना एडवांस हथियार नहीं है। एक समय मान लेते हैं कि 1 महीने 2 महीने के बाद ईरान के पास ये जो ड्रोन है, मिसाइलें अगर खत्म हो जाती है, और ये बात तो अब अमेरिका भी समझ चुका है कि सिर्फ ड्रोन मिसाइल से ईरान पर हम जीत नहीं पा सकते जब तक ग्राउंड पर उनके सैनिक नहीं उतरेंगे। क्या सच में IRGC अब इंतजार कर रहा है कि आप बुशहर में या कहीं पर भी अपने ग्राउंड पर सैनिक भेजिए, उसके बाद हम जवाबी कार्रवाई करेंगे? क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है? सुचित्रा, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड पे सैनिक भेजने की आपको आवश्यकता है। वो बिल्कुल, क्योंकि क्लियर है, ग्राउंड पर सैनिक जाना तो सुसाइडल मेरे हिसाब से होगा। मैं इन्फेंट्री का सैनिक हूं। मैं जानता हूं कि ग्राउंड पर ग्राउंड पर लड़ाई लड़ने के लिए क्या आपको चाहिए, क्या करना पड़ेगा, टेरेन कैसी होनी चाहिए, वहां के हालात कैसे होने चाहिए। तो ये बात निश्चित है कि अमेरिका अपनी जो टेक्निकल सुपीरियोरिटी, एयर सुपीरियोरिटी, नेवल सुपीरियोरिटी, उसका प्रयोग करेगा। ईरान को घुटनों पे लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, उसको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा चोक करो। जो असर ब्लॉकेड का हुआ था सुचित्रा, वो आप देख चुकी हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर तेजावत सर, मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि सर बता रहे कि ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करना ही एक रास्ता है। लेकिन सिर्फ ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के बाद तो ये भी स्थिति है, क्योंकि पूरा विश्व एकदम, बाजार जो है ठप पड़ा हुआ है, खासकर वैश्विक ऊर्जा जो संकट है वो बना हुआ है। इससे कैसे लोग पार पाएंगे? तो तेजावत सर, माफी चाहूंगी, किसी कारणवश आपका आवाज जो है हमें नहीं मिल पा रहा है, और फिलहाल मुझे चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। माथुर सर, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया। तेजावत सर, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने चर्चा में जो है हिस्सा लिया है। तो देखिए, वैश्विक तेल बाजार पर वैश्विक ऊर्जा संकट जो है वो बना हुआ है। आगे देखते हैं कि इस पे क्या कुछ होगा, लेकिन लगता नहीं है कि ये युद्ध जो है अभी समाप्त होने वाला है। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।